और आप देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जनवरी 2017 का सॉल्व पेपर। और यह जो है नेट जेआरएफ के लिए तो है ही, लेकिन ये जो है टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जेआईसी, एलटी ग्रेड, यूपीएचसी का जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर में तो नेट जेआरएफ लेवल के क्वेश्चन आते ही आते हैं। टीजीटी, पीजीटी में भी कुछ क्वेश्चन टफ लेवल के आते हैं। तो यदि आप इसको नेट जेआरएफ को रिवाइज करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा क्वालिफाई करने में। बाकी नेट को अगर समझना है, क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रिवाइज करना है, सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चन है इसमें, सेकंड पेपर है ये। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 50 नंबर से ही शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, पहले का मतलब है कि 50 से स्टार्ट किया हमने। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट एजेंसी नहीं है। तो जो ओपेक है वो संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी नहीं है। बाकी WHO, IMF, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी हैं। ओपेक जो है UNO की एजेंसी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप जो है यूरोपीय समुदाय का नाम यूरोपीय संघ कर दिया गया था। तो जो मास्ट्रिक्ट संधि है इसके तहत यूरोपीय समुदाय का नाम यूरोपीय संघ कर दिया गया। मास्ट्रिक्ट जो संधि है वो 1991 में हस्ताक्षर किया गया था इस पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है। तो वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध जो है सोवियत संघ और USA के बीच ही चल रहा था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसे शीत युद्ध की समाप्ति के संकेत के रूप में देखा गया। नेक्स्ट है, शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का क्या उद्देश्य था। तो शांति कार्यक्रम के लिए जो नाटो है उसकी भागीदारी का उद्देश्य था पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना, ताकि वो साम्यवादी प्रभाव से बचे और पूंजीवाद का प्रसार हो। फिर अगला क्वेश्चन है, शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत नामक विचार दिया, जिसका क्या अर्थ है। तो शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत नामक विचार दिया, जिसका मतलब था कि अब सैद्धांतिक संघर्ष जो है पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच समाप्त हो चुका है और पूंजीवाद या उदारवाद की ऐतिहासिक विजय हो चुकी है। नेक्स्ट है, USSR के किस नेता ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति की शुरुआत की थी। तो एन ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नीति की शुरुआत की थी। किन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। तो भारत और चीन ने विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया था क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की अवधारणा नहीं है। तो इसमें जो चौथा है कि राज्य एक दूसरे के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं, ये शक्ति संतुलन की धारणा नहीं है। अन्य तीनों शक्ति संतुलन की धारणा है, जैसे कि जो राज्य हैं प्रमुख राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रमुख राष्ट्रीय हितों को खतरा पैदा हो सकता है शक्ति संतुलन के तहत भी, और राज्य की सापेक्ष सत्ता स्थितियों का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि आतंक का जो संतुलन है इसका क्या अर्थ है या ये किससे संबंधित है। तो आतंक के संतुलन का अभिप्राय है कि परमाणु हथियारों से दुनिया को बार बार तबाह करने की जो क्षमता है ये आतंक के संतुलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद के ब्रितानी विचारधारा यानी ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है। तो जो हेडली बुल ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन बहुत देखने में बड़ा है और टफ भी लगेगा पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका विचार है कि आयोजना, संगठन निर्माण, समन्वय कार्य तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकें तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में एक समान है। क्वेश्चन लंबा दिख रहा है जबकि एक लाइन में ये क्वेश्चन है
कि कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो मानते हैं कि सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन एक समान है। ठीक है, तो हेनरी फेयोल हो गए, लूथर गुलिक हो गए, एमपी फॉलेट हो गए, एल उर्विक हो गए। तो ये चारों विचारक जो है, ये चारों सभी विचारक मानते हैं कि सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन एक समान होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन को लेंदी वे में पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो संगठन है वो सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का उदाहरण है। कौन सा मंत्रालय सेवार्थी वृंद, शब्दों पे ध्यान दें, मतलब सेवा हेतु सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय है। तो रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विधि मंत्रालय। तो जो कृषि मंत्रालय है ये सेवार्थी वृंद मंत्रालय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरदायी या उत्तरदायी नहीं है। तो जो अभिभावक नौकरशाही होता है ये जो है स्वयं को लोकहित का संरक्षक तो मानता है किंतु ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक निकाय है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजभाषा आयोग, ये दोनों ही सांविधिक निकाय हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बीच कौन कौन सी समान विशेषताएं हैं। तो समय समय पर निर्वाचन, सामाजिक और आर्थिक कमजोर समूहों का सशक्तिकरण, राज्य चुनाव आयोग का गठन, ये तीनों ही बातें 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में समान रूप से हैं। रही बात वार्ड समितियों का गठन, तो ये 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है, इसका संबंध 73वें संविधान संशोधन से नहीं है। अन्य तीनों जो है दोनों में ही समान है, क्योंकि जो वार्ड समितियों का गठन है ये 74वें संविधान संशोधन के तहत होता है, नगर पालिका के तहत, ना कि ग्राम पंचायत के तहत। अगला क्वेश्चन है कि घाटा वित्तीयन नामक जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम इसकी परिभाषा किसके द्वारा किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम घाटा वित्तीयन शब्द को परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में अवरोध के रूप में पहचान की है। यानी वो कौन से कारण हैं जो नागरिक केंद्रित प्रशासन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इसमें लोक सेवकों के लचीला स्वास्थायीकरण तथा अभियांत्रिक अवलोकन का दृष्टिकोण सही है पहला, और लोक सेवकों में उत्तरदायित्व का अभाव, और तीसरा है नागरिकों के अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी का निम्न स्तर। ये तीनों ही बातें जो है किसी प्रशासन को नागरिक केंद्रित बनाने में अवरोध उत्पन्न करती हैं। और सुशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व का अभाव ये कारण नहीं है, पहला दूसरा तीसरा कारण है जो नागरिक केंद्रित प्रशासन में अवरोध उत्पन्न करता है। अगला जो क्वेश्चन है कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है, और कथन कह रहा है कि भारत में लोक सेवकों का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है, और दूसरा कह रहा है कि तटस्थता भारत में लोक सेवाओं की विशेषता है। तो डी आंसर सही होगा, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत में लोक सेवकों का कोई राजनीतिक अधिकार होता ही नहीं है, होता है, लेकिन वो किसी दल विशेष से संबंधित नहीं होंगे और तटस्थ होकर अपनी सेवाएं देंगे। तो इसलिए कथन 1 जो है आपका असत्य है और कथन जो 2 है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए निम्नलिखित जो उपागम है उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही आंसर होगा सर्वप्रथम संस्थागत उपागम, उसके बाद व्यवहारिक उपागम आया, देन व्यवस्था उपागम, और सबसे अंत में आया लोक नीति उपागम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो जो बोहरा समिति है ये निर्वाचन सुधार से संबंधित नहीं है, ये भ्रष्टाचार की जांच के लिए आई थी। समिति की जो नेता हैं और जो नौकरशाही है उनका जो अपराधियों के साथ, आपराधिक तत्वों के साथ जो सांठगांठ है, जो भ्रष्टाचार है, उसकी जाँच के लिए बोहरा समिति 1992 में इसका गठन किया गया था। अन्य तीनों जो है चुनाव सुधार से या निर्वाचन सुधार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद को धर्मशाला पूंजीवाद कहा।
तो राजकृष्ण ने भारतीय पूंजीवाद को धर्मशाला पूंजीवाद कहा, ठीक है। और बैलगाड़ी पूंजीवाद, भारतीय पूंजीवाद को सूजन और रुडोल्फ ने कहा था। तो इसको याद करने का ट्रिक मैं छोटा सा जैसे मैंने याद किया, धर्म का संबंध कृष्ण से है या कृष्ण का संबंध धर्म से है, तो धर्मशाला पूंजीवाद की बात करें तो राजकृष्ण ने कहा, और यदि बैलगाड़ी पूंजीवाद की बात करें तो सूजन और रुडोल्फ ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं, संघवाद संबंधी घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। तो ये कुछ समितियां हैं, संघवाद के संबंध में इनका गठन किया गया था, कब कब आई उनको क्रम से लगाना है। तो मैंने लगा दिया है और उनका ईयर भी लिख दिया है। तो जो राजमन्नार समिति है वो 1969 में जो है इसका गठन किया गया। वहीं आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में आया। पश्चिम बंगाल ज्ञापन या पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम जो है 1977 में आया। और पूंछी आयोग का गठन हुआ था 2007 में। ये मल्टी टाइम आस्किंग है, इसको याद कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसान आंदोलनों को क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। ये भी मल्टी टाइम आस्किंग है। तो चंपारण सत्याग्रह सभी को मालूम है 1917 में हुआ था। बारदोली आंदोलन 1928 में, तेभागा आंदोलन जो है 1946 में हुआ था, और सिंगूर आंदोलन 2006 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो विधायिका के विशेषाधिकार हैं उसके संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला जो कथन है, कह रहा है वाद विवाद तथा सभा की कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य को इसके प्रकाशन से रोकने का अधिकार। तो ये सही है, विधायिका का ये विशेष अधिकार है भारत में। दूसरा कह रहे हैं कि सदन में अजनबियों को अपवर्जित करने का अधिकार या उन्हें एंट्री न देने का अधिकार। तो ये भी सही है। तीसरा है आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार। तो ये भी संसद को ये विशेषाधिकार प्राप्त है। और चौथा कह रहा है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए या करने पर सांसदों या बाहरी व्यक्तियों को सजा देने का अधिकार। तो ये विशेषाधिकार भी भारतीय विधायिका अर्थात संसद को प्राप्त है। तो चारों ही कथन इस संबंध में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है ये, और कह रहा है कि मूल कर्तव्यवाद योग्य नहीं है। और दूसरा कारण है कि उनके द्वारा देशभक्त तथा संवेदनशील नागरिकता का भाव भरे जाने की अपेक्षा होती है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए सही आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। मूल कर्तव्यवाद योग्य नहीं है, इसका मतलब है कि मूल कर्तव्यों के विरुद्ध जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी नागरिक के विरुद्ध नहीं जाया जा सकता। नेक्स्ट जो कह रहा है सुमेलित करना है, तो आपको ईयर दे देगा और कब ये कौन सी समिति आई उसको सुमेलित करना है। तो आप जानते हैं कि अशोक मेहता समिति आपको याद भी हो गया होगा, 1977 में जो है इसका गठन हुआ था। वहीं GV राव समिति 1985 में, हनुमंतराव समिति 1984 में गठित की गई थी, और LM सिंघवी समिति 1986 में। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में पहचाना गया है। अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है, किस आधार पे उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, क्या क्या वो आधार हैं। तो आधार ये है कि अगर ऐसा लगे कि आदेश को जो है मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना ही पारित कर दिया गया है, या ऐसा लगता है कि ये आदेश दुर्भावनापूर्ण है, या ऐसा लगे कि आदेश को बाह्य अथवा पूर्णतः असंगत अनुचिंतन के आधार पर जो है पारित किया गया है, या ऐसा लगे कि आदेश यादृच्छिकता से ग्रसित है। ऐसी चारों कंडीशन में जो क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल या राष्ट्रपति की, तो इन आधारों पर उनकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसको जो है आपको सुमेलित करना है। तो ये बुक्स हैं और राइटर्स हैं। तो अतुल कोहली की फेमस बुक है पॉवर्टी एमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया। मायरन विनर की एक पुस्तक है द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया। और प्रणव वर्धन की पुस्तक है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। और वहीं क्रिस्टोफर जेफरलेट की किताब है द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये बुक्स जो है इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि राइटर ही इम्पॉर्टेंट है। अतुल कोहली हो गए, मायरन विनर हो गए, प्रणव वर्धन भी इम्पॉर्टेंट है। तो बुक्स और राइटर तो पूछता ही है, आप देख लेंगे। एक यहाँ पे स्टेटमेंट है, कह रहा है कि इसको एक लाइन में कहें तो संविधान सभा जो है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, इस तरह का कथन किसका है। तो ये जी ऑस्टिन या ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है।
ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक तलीय देश में एक दलीय निकाय थी और ये सभा यानी संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। तो ये कथन ऑस्टिन का है, फेमस स्टेटमेंट है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कथन एवं कारण संबंधी, यहाँ पे एक प्रश्न दिया है और कथन कह रहा है कि सहवर्तन लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है और आपका कारण कह रहा है क्योंकि यह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कथन तो सही है लेकिन कारण व्याख्या नहीं करता है, अतः यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कह रहा है कि पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। यह निम्नलिखित में से किसका आधार है या किसके संबंध में ये कथन है? तो विश्व व्यवस्था सिद्धांत के संबंध में ये कथन है कि पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों और उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा 4। अगला एक स्टेटमेंट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि कोई भी क्रांति तभी सफल होती है जब यह राजनीतिक रहती है तथा ये समाज तक विस्तारित नहीं होती है। तो क्रेन ब्रिटान का कथन है कि कोई भी क्रांति तभी सफल होती है जब वो राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विस्तारित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कै चाल पार्टी के संबंध में। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कै चाल पार्टी है निम्नलिखित में से किस में उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है। यानी जो कै चाल पार्टी है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन देशों की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है। ऑप्शन है आपके पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कै चाल पार्टी की दलीय व्यवस्था है वो इन सभी राष्ट्रों में देखी गई या पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका निरूपण है कि शक्ति पैसा की तरह है। तो सी राइट मिल्स कहते हैं कि शक्ति जो है वो पैसा की तरह है। अगला क्वेश्चन है, जो सी राइट मिल्स की रचना है द पावर एलीट, ये किसके संबंध में है या किसमें अभिजनों का सामान्य विश्लेषण यह प्रस्तुत करता है। तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद में। यानी जो सी राइट की मिल की एक किताब है द पावर एलीट, और एलीट का मतलब भी होता है अभिजन, तो उन्होंने कहाँ के एलीट या अभिजन की चर्चा की है इसमें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है जो एलीट है, अभिजन है, अभिजनों का शासन है, उसकी व्याख्या इन्होंने द पावर एलीट में की है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करती है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति यदि कोई डिसीजन लेते हैं या कोई मार्ग का चयन करते हैं तो उसमें 4 बातें जो उनको सर्वाधिक प्रभावित करती हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है। पहला विकल्प है कांग्रेस, जो कि वहाँ की संसद को कहते हैं, और दूसरा है वहाँ की नौकरशाही, संघीय नौकरशाही, बिकॉज स्टेट की नौकरशाही अलग है। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और चौथा है मास मीडिया। तो वहाँ की जो मास मीडिया है वो राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुँच गए हैं। कह रहे हैं कि इसका कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। तो लिजफर्ड का ये कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। यही पूछे राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया। तो आमंड और पावेल ने किया। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टेटमेंट है, संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कथन किसका है। तो ये केसी वेयर का कथन है कि संघवाद में ऐसी व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनकी इच्छा संघ की हो लेकिन एकता की बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आ गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो कथन है वो मैक्स वेबर का निरूपण नहीं करता है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि आदर्श प्रारूपों के संबंध में विश्वास तथा
संकेतों पर आधारित प्रभावी प्राधिकार, ये मैक्स वेबर का निरूपण नहीं करता है। अन्य 3 जो कथन है, तर्क शक्ति, कार्यमूलक विभेदन तथा विशिष्टीकरण, जिनके फलस्वरूप व्यवस्था, सौहार्द तथा दक्षता का निर्माण होता है, ये सही है। प्रभावी प्राधिकार पद सोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता से संबंधित होता है, ये भी कथन में मैक्स वेबर के संबंध में सही है। औचित्य स्थापन तथा आदर्श प्रारूप विज्ञान विधि, ये भी मैक्स वेबर के संबंध में सही है। पूछा था कौन सा नहीं है, तो पहला नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आ गए हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियामूलक सिद्धांत पर बल दिया है। तो लोकतंत्र के प्रक्रियामूलक सिद्धांत पे जो बल दिया है वो रॉबर्ट डहल ने दिया है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है कि सही नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत है वो गुणात्मक है, यह तो सही है। पूछ रहा है सही कौन सा नहीं है। व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत जो है ये मात्रात्मक है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है, ये भी सही है। चौथा जो है ये सही नहीं है, कह रहा है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निम्न जाति केंद्रित है और यह विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान जो है केंद्रित करता है। तो ये चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। अन्य तीनों कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। पूछ रहा है कि एम.एन. राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए अलग संविधान का मॉडल तैयार किया, सही है। संप्रभु जो शक्ति है जनता में निहित होनी चाहिए, ये भी कथन सही है। गांव, कस्बों तथा शहर में जन समितियाँ गठित हों, ये भी सही है। वे संघ इकाइयों के अलग होने के अधिकार पर सहमत नहीं है, संगठन इकाइयों के, तो ये कथन सही नहीं है। अन्य तीनों कथन एम.एन. राय के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन ये है कि E.M.S. नबूदिरीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म निम्नलिखित में से किस विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है। यानी जो नबूदिरीपाद की पुस्तक है महात्मा एंड इज्म, तो इसमें महात्मा गांधी का जो विश्लेषण किया है इन्होंने वो किस उससे किया है, किस विचारधारा के दृष्टिकोण से, तो मार्क्सवाद की विचारधारा के दृष्टिकोण से इसमें महात्मा गांधी का इन्होंने विश्लेषण किया है। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किसने किया है। तो जो रॉबर्ट नाजिक हैं ये कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता ये जो है बताते हैं और ये नव उदारवाद की बात करते हैं, जिसमें ये जो है व्यक्ति के अधिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और राज्य के कम हस्तक्षेप की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि अगर राज्य कल्याणकारी होगा तो जो है वो एक उससे जो है व्यक्तियों के सृजन शक्ति का ह्रास होगा और एक तरह की दास्ता के रूप में इन्होंने उसका वर्णन किया है कल्याणकारी राज्य का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं और ये बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं तो कठिन लग सकता है। यहाँ कह रहा है कि जॉन रॉल्स की अज्ञानता का जो आवरण है उसके संबंध में कह रहा है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो कह रहा है कि पक्षकारों को अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का ज्ञान है। तो पहला ही कथन गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि जो अज्ञानता की अवधारणा है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के तहत, उसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी समाज में क्या स्थिति है, क्या उसकी हैसियत है, इसका ज्ञान नहीं है। उसकी संपदाएं क्या है, उसका भाग्य कैसा है, उसका भी उसे ज्ञान नहीं है। और पक्षकार को अपनी अवधारणा के बारे में भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है कि कह रहा है अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का ज्ञान है, नहीं है ऐसा ज्ञान उन्हें। और हम अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि जॉन लॉक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। बिल्कुल सही कथन है। जॉन लॉक कहते हैं कि श्रम मिला देने पे वो संपत्ति जो है व्यक्ति अर्जित कर लेता है और इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। तो कथन कारण सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। संपत्ति इसलिए अर्जित नहीं करते हैं कि पृथ्वी को उपभोज्य में बदल दें, बल्कि वो अपनी ज़रूरत के लिए जो है इंसान अब संपत्ति अर्जित करता है अपने श्रम के द्वारा। तो सही आंसर भी हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। अरस्तु के कुछ सिद्धांत हैं और उसका स्पष्टीकरण है। निमित्त कारण का मतलब होता है कि गति का कारण क्या है। अंतिम कारण का अर्थ है यहाँ पे कि वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है। भौतिक कारण का मतलब है कि पदार्थ जिससे यह बना है। और औपचारिक कारण का अर्थ है कि वस्तु का पदार्थ एवं सार। क्वेश्चन नंबर 2,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दूसरा, एंटीस्थेनिज निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति तथा कठोर स्व यातना का विचार, ये प्लेटो के विचारों का स्रोत नहीं है। अन्य देखा जाए, जैसे आप प्लेटो के विचारों के स्रोत क्या क्या हैं वो एक बार पढ़ लेंगे। तो हेराक्लिट जो है, इससे ये जो है प्लेटो के विचारों का स्रोत हैं, या प्लेटो के जो है इनके विचारों से प्रभावित हुए थे। सुकरात से भी प्लेटो प्रभावित हुए थे, और एलियाटिक्स के निरपेक्ष समृद्धि के क्षेत्र के विचार से भी प्लेटो प्रभावित हुए थे। इसमें सही आंसर है आपका दूसरा, एंटीस्थेनिज के से प्लेटो जो है इनके इस विचार से प्रभावित नहीं हुए थे। और हम क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच गए हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि कौटिल्य जो है मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है, और कारण बता रहा है कि उसे समाज में जो अराजकता का खतरा है और व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट बोध था। यानी अत्यंत उसे इस बात का ज्ञान था कि अराजकता का खतरा है समाज में और व्यवस्था स्थापित करना अत्यंत अनिवार्य है। तो इसलिए कौटिल्य ने मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल दिया। तो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से हमने 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन पेपर जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सॉल्व करना अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम और वीडियोज़ लाएंगे। धन्यवाद।